हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कोविड के टाइम में आप सब नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, आई एम श्योर वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के ऊपर, बेसिकली एक स्पोर्ट्स बायोपिक, अन अपकमिंग स्पोर्ट्स बायोपिक जो बॉलीवुड में आने वाली है। जी हाँ, बॉलीवुड में एक और क्रिकेट स्पोर्ट्स बायोपिक आने वाली है, जिसमें इंडिया के फॉर्मर कैप्टन, जिनको निकनेम्ड है द प्रिंस ऑफ कैलकाटा या फिर दादा सौरव गांगुली, उनकी लाइफ के ऊपर एक बायोपिक फाइनली बनने वाली है। और इसका कंफर्मेशन खुद सौरव गांगुली ने आई थिंक कुछ मीडिया न्यूज़ चैनल्स को दिया है। तो ये मैं एक आर्टिकल आज पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का आई थिंक आर्टिकल था, जिसमें ये था कि उसमें ये लिखा था कि सौरव गांगुली ने न्यूज़ 18 चैनल से बात करते हुए अपना कंफर्मेशन दिया है कि यस, उनकी लाइफ के ऊपर बायोपिक बनने के लिए बहुत टाइम से डिस्कशंस चल रहे थे, टॉक्स में थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने अप्रूवल अपना दिया है कि हाँ, उनकी लाइफ के ऊपर एक बायोपिक फाइनली बन सकती है बॉलीवुड में। तो अब ये अगर देखा जाए ना, बॉलीवुड में स्पोर्ट्स बायोपिक आई थिंक काफ़ी एक हिट एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि MS धोनी की लाइफ के ऊपर बायोपिक दी अनटोल्ड स्टोरी जो आई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का एक वेरी फैबुलस, एक आई थिंक एक इमॉर्टल परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। उसके बाद सचिन की भी बायोपिक आई थी। आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ लाइक सचिन डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, बट उनका भी एक वो जो आई थी मूवी, वो काफ़ी अच्छी मूवी थी। और इमरान हाशमी ने भी मोहम्मद अजहरुद्दीन के लाइफ के ऊपर बायोपिक किया था, अजहर। और इसके बाद अब रणवीर सिंह आ रहे हैं 83 में, जिसमें कि आई थिंक वो कपिल देव का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, और उन्होंने कैसे 1983 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो कवर कर रहे हैं। तो आई थिंक अब उस लिस्ट में नेक्स्ट नाम जुड़ गया है सौरव गांगुली का, जिनकी लाइफ के ऊपर फाइनली बायोपिक अब बनने वाली है। अब अगर आप बात करें या फिर अगर मैं अपने नज़रिए से बात करूं, मुझे लगता है सौरव गांगुली की लाइफ का बायोपिक ना इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टोरी, क्योंकि ना आपको उस बायोपिक में दिखाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट तो आप ये सोचिए कि सौरव गांगुली का टेम्परामेंट, उनका वो जो एक क्या बोलते हैं, दादा का वो जो एटीट्यूड है ना, कि हम मतलब दादा डरेंगे नहीं किसी से, दादा डरते नहीं किसी से। ही इज़ अ वेरी फियरलेस क्रिकेटर। ही प्लेज विद दैट प्राइड एंड ही प्लेज विद दैट पैशन। क्योंकि आप ये सोचो, 1996 में जब उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट करियर शुरू किया, दैट वेरी फर्स्ट गेम ही स्कोर्ड 131। और वहाँ से फिर उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रूम किया, और 2000 में जब हम सबको पता है वो इनफेमस मैच फिक्सिंग स्कैम फाइनली बाहर आया था 2001 के आसपास में, और पूरी कंट्री में क्रिकेट एक तरीके से मतलब काफ़ी एक डीमोरलाइज हो गया था, जेंटलमैन्स गेम के ऊपर एक दाग लग गया था। उस टाइम पे सौरव गांगुली को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप कैप्टनसी लीड कीजिए, और किस तरह से दादा ने अपनी टीम को, जिसका मोरल काफ़ी लो था, और ऐसी कंट्री में जहाँ पे क्रिकेट काफ़ी एक ये हो गया था कि उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ गए थे कि क्या एक्चुअली ये फिक्स्ड है, या फिर क्या फिर एक्चुअली एक स्पोर्ट्समैन के साथ वो गेम खेला जाता है। तो वहाँ पे दादा ने जो अपना टेम्परामेंट, अपनी कैप्टनसी और अपना वो जो क्या लीडरशिप स्किल्स दिखाया था, आई थिंक वो एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। क्योंकि उसमें ये भी था कि जब 2001 में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी, स्टीव वॉ जिसको लीड कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया की वो जो टीम थी वो बाकी सारे कंट्रीज में जहाँ पे भी क्रिकेट होते हैं, वो वहाँ पे गए थे, खेल के सीरीज जीत के आ रहे थे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज एट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ विनिंग दैट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस। सिर्फ ये था कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, इंडिया को इंडिया में हरा के टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। तो स्टीव वॉ ने ये भी कहा था कि हम लोगों के लिए ना वो एक परफेक्ट मोमेंट था कि इंडिया को जाके इंडिया में हरा के हम ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। और दादा के लिए ऑन दी अदर हैंड, उनके लिए ये था कि मुझे मेरी एक जो टीम है जिसका मोरल डाउन हो गया, मुझे उसको अपलिफ्ट करना है, और वो जो पूरे कंट्री में जितने जो हमारे क्रिकेट के जो फैंस हैं, जिनका कॉन्फिडेंस क्रिकेट से वो एक टाइम के लिए ना कम हो गया था, उसको रिस्टोर करना है, और पूरी कंट्री में वो प्राइड लाना है क्रिकेट का। तो वो आई थिंक एक था। और उस सीरीज में आपको याद होगा जो हाईलाइट हुआ था कि आई थिंक उस सीरीज का फर्स्ट मैच इंडिया तो हार गया था, आई थिंक इनिंग्स डिफीट हुआ था, और जो सेकंड मैच था कोलकाता में ईडन गार्डन्स में, उसमें भी यह था कि इंडिया जब फर्स्ट इनिंग्स में, जब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स के रिप्लाई में इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 180 पे ऑल आउट हो गया था, तो वहाँ पे तो सबको लगा था कि ये मैच तो गया यार। लेकिन
सेकेंड इनिंग्स में जो टर्न आउट हुआ जिसमें कि वीवीएस लक्ष्मण ने वो दैट फैबुलस 281 का इनिंग्स खेला एंड राहुल द्रविड़ ने वो 180 का जो नॉक खेला, दैट सॉलिड नॉक, एंड उसके दम पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग्स में 384 का टारगेट दिया। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया जो कि या तो ये टेस्ट मैच हारने वाला है या फिर अल्टीमेटली ये मैच ड्रॉ में जा रहा है। उस मैच के 5th डे पे अल्टीमेटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और आई थिंक वो तब शायद सेकेंड टाइम ही था क्रिकेट की हिस्ट्री में कि कोई जो टीम जो फॉलो ऑन कर रही थी इतने बड़े मार्जिन से वो कमबैक करके टारगेट देके वो मैच जीतती है। तो आई थिंक वहाँ पे दादा का जो कैप्टनसी स्किल था, और उसके बाद नेक्स्ट 2002 की आप बात करें, अब 2002 का भी कॉन्सेप्ट ये था कि 2002 में इंडिया और इंग्लैंड ने इंडिया में सीरीज खेला था और इंडिया उस सीरीज को लीड कर रहा था, और जो 6th मैच था टूर्नामेंट का वो हो रहा था वानखेड़े में, और उसमें क्या हुआ, इंडिया अल्टीमेटली वो मैच हार गया। आई थिंक क्लोज रन से वो मैच हारा था और सीरीज 3-3 पे ड्रॉ हो गया। तो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने क्या किया था, उन्होंने अपना टी शर्ट निकाल कर, जो जर्सी होता है वो निकाल कर, वो वानखेड़े में जर्सी निकाल के घूम के ऐसे वो गए थे। तो आई थिंक दादा के माइंड पे वो रिवेंज वो था कि यार दैट बेट कि हाँ वापस देना है तुमको, तो दादा के माइंड पे वो था ही। तो हम सबको पता है जो 2002 का जो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल था, जिसमें एट ए पॉइंट ऐसा लग रहा था कि हम लोग हार जाएंगे, 146 पे 5 हो गए थे, लेकिन फिर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने वो जो टर्न अराउंड किया और जब इंडिया ने वो मैच जीता, तो दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी से वो जो अपना जर्सी वो घुमा के वो जो रेस्पॉन्स दिया फ्लिंटॉफ को, तो आई थिंक दैट वाज अनदर ट्रेट ऑफ दादास कैरेक्टर। उसके बाद जो वर्ल्ड कप में वो लोग उन्होंने इंडिया को लीड किया, फाइनल तक हम लोग गए, कॉम्पिटिटिव पूरा हमने खेला, हम लोग फाइनल में अल्टीमेटली हार गए। बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए इंडिया के वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस से आफ्टर 1983 एंड 2011, आई थिंक 2003 का द परफॉर्मेंस इज देन द वेरी बेस्ट आई वुड सी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि आपको पता होगा कि तब वर्ल्ड कप में सुपर 6 सुपर 8 के मैचेस होते थे। तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया का एक मैच न्यूजीलैंड के साथ था, और आई थिंक 2002 के एंड में या 2003 के स्टार्ट में, आई थिंक 2002 का एंड ही था शायद, इंडिया न्यूजीलैंड गई थी सीरीज खेलने के लिए, टेस्ट मैच एंड वनडे थी। एंड आई रिमेंबर वो जो वनडे सीरीज था उसमें इंडिया 5-2 से हार गया था, और उस मैच में ऐसे हो रहा था कि न्यूजीलैंड के पिचेस पे हम लोग 150-140 स्कोर करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब ये इंडिया न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप वाला मैच था, सुपर 6 या सुपर 8 वो वाला मैच जो था, उस टाइम पे स्टीफन फ्लेमिंग ने एक कमेंट कहीं पे तो किया था कि आई एम गोइंग टू मेक इंडिया रिमेंबर समथिंग। तो वो इंडायरेक्ट वो रेफरेंस था कि हमने जिस तरह तुमको हराया था अपने होम सीरीज में, वही वर्ल्ड कप में वही हाल होने वाला है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, उस मैच में आई थिंक न्यूजीलैंड कुछ 148 पे बंडल अप हो गया था और इंडिया कंफर्टेबली वो मैच जीता था। तो आई थिंक दादा का वो जो ये था कि मतलब ना हर ईयर और हर मतलब बड़े टूर्नामेंट पे जो उन्होंने ना अपनी लीडरशिप स्किल्स से या फिर मतलब ना थ्रू हिज दैट बोल्ड कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ये लीड किया, तो आई थिंक उनकी बायोपिक में अगर ये सारे क्रक्स एलिमेंट्स को ना एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाए तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड बायोपिक। क्योंकि उसके अलावा भी आप देखो, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए, 2004 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी ये था कि आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कौन सा वो था, आई थिंक वो शायद एडिलेड वाला टेस्ट था। तो एडिलेड टेस्ट में ये हुआ था कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 556 बनाए थे और इंडिया 523 पे था, मतलब फर्स्ट इनिंग्स हो गया था, और सेकेंड इनिंग्स में अजीत आगरकर का वो स्पेल था, इंडिया ने 6 विकेट्स लिए और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 233 का टारगेट दिया। एंड दैट ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम राहुल द्रविड़ इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग्स, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में हराया। थर्ड टेस्ट मेलबर्न में हम हारे थे, और फोर्थ टेस्ट सिडनी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 700 प्लस कुछ तो स्कोर किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर का 241 था। और वो सीरीज अगर चलता तो ऐसा था कि वो इंडिया तो वो टूर्नामेंट भी लेके आने वाला ही था घर। तो अगर ये भी एग्जाम्पल देखो कि दादा की लीडरशिप स्किल में इंडिया किस तरह खेल रही थी, और उनके जो रिफ्लेक्सेस, उनकी पर्सनैलिटी के, उनके वो जो सेल्फ कहते हैं ना, दैट फियरलेस एटीट्यूड, वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट्स, और फिर बाद में जो 2005 में उनका कैप्टेंसी डाउनफॉल हुआ और कैसे उन्होंने कम बैक किया, दैट फाइटिंग स्पिरिट, तो वो वाला पार्ट, और वहाँ से लेके जो अल्टीमेटली फिर वापस उन्होंने कम बैक किया, कैसे वो टीम में आए, कैसे उन्होंने वो पार्ट खेला, और
उसके बाद वो वर्ल्ड कप में भी खेले थे 2007 में, दो वर्ल्ड कप इतना सक्सेसफुल नहीं था इंडिया के लिए, तो वो वाला पार्ट, और वहाँ से लेके अल्टीमेटली उनका रिटायरमेंट, और फिर वहाँ से आगे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जर्नी अंटिल द बोर्ड के प्रेसिडेंट बनने तक। तो आई थिंक ये सारे पार्ट्स को अगर एक प्रॉपर तरीके से इस बायोपिक में दिखाया जाएगा, आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बायोपिक। तो ये पार्ट्स होंगे। एंड आई थिंक मुझे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, और दो और एक्चुअली तीन मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे इस पार्ट मतलब मूवी में जानने मतलब मुझे इंटरेस्टेड है। सबसे पहले ये है कि हम सबको पता है कि सौरव गांगुली ने अपने टाइम में जो बर्डिंग क्रिकेटर्स थे उनको अल्टीमेटली इस तरह ग्रूम किया कि वो लेजेंड्स बने। आप चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात करो, जिनको मिडिल ऑर्डर से दादा ने प्रमोट किया एज ए ओपनर, एंड वी नो द डिस्ट्रक्टिव वीरू दैट ही टर्न्ड आउट टू बी। तो चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, आपकी गौतम गंभीर हो, MS धोनी हो, जो कि अल्टीमेटली हमारे माही बने जिन्होंने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, MS धोनी हो, युवराज सिंह हो, चाहे आपके हरभजन सिंह हो, तो मतलब दादा का थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब दादा का टेम्परामेंट क्या था, जब दादा ड्रेसिंग रूम में एड्रेस करते थे तो किस तरह मतलब उनका माइंडसेट क्या था, उनका प्लान क्या था इन सबको ग्रूम करने के लिए। अगर उस पर भी कवर किया जाए ना उस एस्पेक्ट पे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ केस स्टडी ऑल्सो। और उसके बाद एक ये टॉपिक था, मतलब मुझे ये भी जानना था, आप सबको पता होगा कि 2000 आई थिंक 7 में जब धोनी कैप्टन बने, तो आई थिंक उन्होंने डिसीजंस लिए थे दैट काइंड ऑफ सम थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजंस उन्होंने लिए थे कि कुछ प्लेयर्स जो कि जिनकी फिटनेस पे ये था, तो कि उनको ड्रॉप करना है वनडे से बिकॉज दे आर नॉट फिट और दे आर टू स्लो। तो आई थिंक उस लिस्ट में आई थिंक दादा भी ड्रॉप हो गए थे। तो आई एम पता नहीं कि इस कंटेंट को बायोपिक में वो दिखा पाएंगे या नहीं, बिकॉज काफ़ी आई मीन उस पर कमेंट करना मतलब पता नहीं अब ये है, बट दादा के थॉट प्रोसेस से उनको क्या लगा कि मतलब, या फिर उनका माइंडसेट उस टाइम पे क्या था, क्या उस कंटेंट को वो कवर किया जाएगा, ये पार्ट भी मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। एंड देन अल्टीमेटली जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली ना इंडस्ट्री में, या फिर क्या कहते हैं कि वो हम सबसे कनेक्टेड होते हैं अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू, उनकी पर्सनल लाइफ से नहीं। तो दादा की पर्सनल लाइफ का कितना सेगमेंट इस बायोपिक में ओपन अप होगा, दादा कौन से सेगमेंट्स की अपनी पर्सनल लाइफ को इस बायोपिक में अलाउ करना चाहते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होने वाला है। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ की स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनल लाइफ को ना स्पेशली या तो मतलब कम ही दिखाया जाता है, या फिर उसको ना फिल्टर आउट कर दिया जाता है, ताकि मतलब तो वो देखते हैं कि वो पार्ट क्या है। तो ये हो गया मतलब दादा की लाइफ के आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। तो मुझे लगता है कि अगर इनको एक प्रॉपर तरीके से करके एक निट करके बांधा जाए ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बायोपिक। अब कमिंग टू द स्टार कास्ट, ये मैं पढ़ भी रहा था कि दादा ने रिकमेंड किया है कि रणबीर कपूर शुड पोर्ट्रे हिम एज सौरव गांगुली ऑन स्क्रीन। हालांकि ये फाइनल हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में मुझे ये पता नहीं चला कि प्रोडक्शन हाउस कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्टोरी कौन लिख रहा है, म्यूजिक भी किसका है, हु इज़ द लीड एक्ट्रेस, सपोर्टिंग कास्ट कुछ पता नहीं चला है। इवन लीड एक्टर फाइनल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लिखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम रणबीर कपूर 2 अदर एक्टर्स आर ऑल्सो इन कंटेंशन। अब आई थिंक रणबीर कपूर ऑब्वियसली मैंने सुना कि क्योंकि वो एक हॉट फेवरेट है और दादा ने भी उन्हें रिकमेंड किया है, आई थिंक समवेयर जो उनका संजू वाला परफॉर्मेंस था, द वे वो संजू बने थे, जिस तरह से उन्होंने संजय दत्त के ना उस शेप में खुद को उन्होंने ये किया था, आई थिंक दैट मेक्स हिम अ वेरी हॉट फेवरेट फॉर श्योर। एंड नो डाउट उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बट देखते हैं अल्टीमेटली कौन बनता है सौरव गांगुली ऑन स्क्रीन। मेरा पर्सनल ओपिनियन, या फिर अगर मुझे थॉट प्रोसेस से पूछा जाए, मुझे लगता है कि राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना कैन ऑल्सो प्ले, और या क्योंकि मुझे एक अनकैनी रिजेम्बलेंस लगता है उनका कि दे कैन प्ले सौरव गांगुली ऑन स्क्रीन। बट ये तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस या फिर जो इन्वेस्ट कर रहा है उनके ऊपर है, क्योंकि वो किसको रीच करना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, एक और फैक्टर भी है कि इस मूवी का बजट कुछ मैंने पढ़ा कि 200 से 250 करोड़ है। सो ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की स्टार्स जो कि मास मीडिया अपील हो एंड एवरीथिंग। आई एम श्योर ऑल ऑफ दिस देम आर वेरी परफेक्ट एक्टर्स, ये सब कंटेंडर्स हैं। एंड द थिंग दैट वी नो द मोस्ट कि अगर स्टोरी वो प्रॉपर नेट ग्रिड हुई ना, द एक्टर हुएवर इट प्लेसेस, दिस मूवी इज गोइंग टू नो डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। तो आई थिंक स्टोरी इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। उसको मेलोड्रामेटिक ना करते हुए, कीपिंग इट अ प्रॉपर अ बायोपिक, कीपिंग द एसेंस ऑफ दादास फाइटिंग स्पिरिट, लीडरशिप स्पिरिट, एंड देन एक
उसको एक प्रॉपर रेफरेंस की तरह अगर क्रिएट किया गया ना, ये मूवी जो भी एक्टर प्ले करने वाला है उसकी लाइफ में ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक हो जाएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन कि कौन मेरे हिसाब से मुझे लगता है, या फिर कौन मुझे लगता है कि पोर्ट्रे कर सकता है सौरव गांगुली। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सौरव गांगुली होगा? तो आप अपने कमेंट्स बताइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये था मेरा रिव्यू, या फिर रिव्यू तो नहीं, ये था मेरा एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सौरव गांगुली की बायोपिक के ऊपर। अब जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन मीडिया में आएगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली ये मूवी कब बनने वाली है, कब रिलीज़ का प्लान है, इसका फाइनल जो स्टार कास्ट है ये सब है, कौन अल्टीमेटली बोर्ड पे आने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भगवान करे जब तक ये मूवी रिलीज हो ये कोविड का सीन निकल जाए यार। बिकॉज दादा का बायोपिक ऑब्वियसली मतलब ऐसी मूवीज एक्सपीरियंसेस कोई ओटीटी पे देखना नहीं चाहेगा यार। ऐसी मूवीज को ना इट डिजर्व्स टू बी वॉच्ड ऑन द बिग स्क्रीन। तो मैं तो ऑब्वियसली ये वेट करूंगा कि दादा का बायोपिक मुझे बिग स्क्रीन पे ही देखना है, बिकॉज वो जो सारे एड्रेनलिन रश वाले एलिमेंट्स हैं ना दादा के लाइफ के, वो सब बिग स्क्रीन पे देखने का एक मजेदार एक्सपीरियंस है। तो होपफुली जब ये मूवी आ जाए, मैं ये प्रे करता हूँ कि ये कोविड का ये जो चैलेंज है, ये जो सब थिएटर्स बंद हैं, ये सब चला जाए, तो ताकि हम सब लोग थिएटर्स जा सकें और ये मूवी देख सकें। तो ये था मेरा डिटेल्ड, आप इसको रिव्यू कहो, रिव्यू तो नहीं, बेसिकली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दादा के बायोपिक के ऊपर। आप बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे यार तो वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो और लोग देख सकें। दिस इज़ मी अविनाश साइनिंग ऑफ। टाटा।